ये इतने छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। जी रेडा चला हुआ है जी सब। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। निकल कर जाना है, जा नहीं सकते क्यों? कैमरा लगा रखे हैं ना इन्होंने। मैं कहने लगी कि मेरे बच्चों से बात करवा दो, दूसरे भट्टे पे काम करने जा रहे हैं। सिर्फ 4 दिन पे 4 महीने बना दिए। क्या मामला है, किस पे भरोसा करें, कौन सही कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। अब तक अपने करियर में मैंने जितनी भी ग्राउंड स्टोरीज की है, उसमें से ये कहानी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 23 फरवरी 2026 को, जब मेरे पास मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि उत्तर प्रदेश के बागपत में 28 बंधुआ मजदूर फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन होना है। अगर कोई मीडिया कर्मी या कोई मीडिया संस्थान इसे कवर करने में इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे हैरानी हुई और साथ ही साथ दिलचस्पी भी ये जानने में कि जिस देश में बंधुआ मजदूरी आज से 50 साल पहले बैन हो चुकी हो, वहाँ आज भी ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, ना काम को कोई मतलब नहीं, लेना ना देना, ना मैंने पैसा दे रखा। जिसके खिलाफ कानून है, उसके बावजूद ये प्रैक्टिस कैसे कंटिन्यू है। कितने लोग सोते हैं इधर हम सारे सोए थे, लड़की लोग। तो ये देखने और इस कैमरे के जरिए आपको दिखाने के लिए अगले दिन मैं पहुंच गई बागपत। तुम्हारे से गुजारिश करी, मेरे बच्चों को निकलवा दो वहाँ से। पूरी कहानी कवर की, लेकिन असली ट्विस्ट कहानी कवर करने के बाद आया। तो यहाँ क्या छोटे बच्चों से भी काम कराया जाता है? नहीं जी, छोटे बच्चों से नहीं काम कराया जाता। यहाँ क्या काम करते हो? भराई। नहीं तो आपके ईंट भट्टे में कोई भी आके काम कर सकता है। वो ठेकेदार बताओगा जी। ये जो दोबारा के लाया, ये कई दिन पहले लिया, 3-4 दिन हो गए। मुझे ये बताइए, ये लेबर कब आई है? 20 दिसंबर के करीब आई है। ड्राइवर तो हमसे कह रहा है कि 5 दिन पहले आई है। भयानक कॉम्प्लेक्स है भाई। किसने दिए थे 30,000 रुपए? कौन ठेकेदार ने? अब आप में से कोई पूछ सकता है कि ये कहानी बाहर आने में 3 महीने क्यों लग गए। असली कहानी इन्हीं 3 महीनों के दौरान घटी है। तो आपने इनको भेजा था, ये लेबर आपकी है ना, आप ठेकेदार है ना इनके, जिम्मेदार कौन है? अंत तक ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको खुद ही सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो दिल्ली से निकलकर हम बागपत पहुंचे और हमारा पहला ठिकाना था बागपत की डीएम का दफ्तर। बागपत के डीएम हैं अस्मिता लाल। वो दफ्तर में मौजूद नहीं थी, इसलिए हमारी मुलाकात हुई एसडीएम से। जो वकील इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उनका ऐसा कहना था कि 24 घंटे पहले वो वाया मेल इस बात की जानकारी ऑलरेडी इस दफ्तर में दे चुके हैं कि बागपत ज़िले के एक ईंट भट्टे में 28 बंधुआ मजदूर फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन होना है। तो वो चाहते हैं कि डीएम उनकी फरियाद को कंसिडर करे, उसके आधार पर एक जांच समिति बनाए, जो जांच समिति ग्राउंड पर जाकर इस सिचुएशन को देखे और अगर वाकई ऐसा है, वहाँ पर बंधुआ मजदूर है, तो उनका रेस्क्यू किया जाए। ये सब चल ही रहा था, इस बीच एक कंप्लेनेंट वहाँ पर पहुँची, जिनका ये दावा था कि उनके 3 बच्चे, नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल और 14 साल है, वो इस ईंट भट्टे में फंसे हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे मजबूरन काम करवाया जा रहा है और एक माँ के तौर पर वो चाहती हैं कि उनके बच्चों को छुड़वाया जाए। आपके कौन बच्चे हैं वहाँ पर ईंट भट्टे में? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी मेरे वहाँ पर। इनके पापा की तबीयत खराब हो रही थी, मैंने इसलिए भेज दिया उन्हें कि तुम जाओ बेटा, तुम काम कर लेना, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। क्या उम्र है आपके बच्चों की? जी, एक लड़की की तो मेरी 14 साल है, एक की 13 साल है और लड़के की जी 12 साल। अब कितने रुपए मिलते हैं उनको महीने के? पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ। पैसा बस 5,000 रुपये लिया था कर्जे पे। कितने महीने पहले? 4 महीने बाद, पहले दिवाली से बाद में। दिवाली के बाद? दिवाली से बाद में गए मेरे बच्चे लेकर पैसे। तो 6-7 दिन बाद गए दिवाली से। हाँ। तब दे के गए 5,000 रुपये। हाँ। कि बच्चे काम करते रहेंगे और तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। हाँ। मेरे बच्चों ने काम किया, 5,000 रुपये तार दिए मेरे बच्चों ने। और तार के पैसे मैं कहने लगी कि मेरे बच्चों से बात करवा दो, कि बात नहीं हो पाती। दूसरे भट्टे पे काम करने जा रहे हैं, एक भट्टे पे से दूसरे भट्टे पे ले गए, तीसरे भट्टे पे डाला जी उन्हें। आओ आओ पहले उनसे मिल लो। तो जिन 28 बच्चों को आज रेस्क्यू किया जाना है, उनमें से 3 बच्चे इन महिला के भी हैं। मैंने कहा मेरे बच्चों को एक बार मुझसे मिला दो, तुम और भी कुछ नहीं, अपना कर्जा लेना चाहो तो हम 5,000 रुपये भी वापसी दे देंगे। मगर उन्होंने माने नहीं। मगर जब हमारे पे कोई पैसा नहीं,
तो क्या फ़ायदा, तुम हमारे बच्चों को हमारे लौटा दो। मगर इनके फुप्पो के पास है, इन्हें भी भेज दो। मतलब बच्चे पे काम करवाते हैं, ऊपर खड़े हो जा कि कोई बच्चा खेल तो नहीं रहा, कहीं कुछ तो नहीं कर रहा। मेरे बच्चे काम कर रहे जी, अभी छोटे हैं मेरी बच्ची जी, इसलिए मैं तुम्हारे से गुजारिश करी मेरे बच्चों को निकलवा दूँ वहाँ से। रो मत दीदी। तो पूरे 5 घंटे अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद फाइनली डीएम ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके ग्राउंड पर भेजी और इस बात की जानकारी वकीलों को, जो उनके लोकल कॉन्टैक्ट ग्राउंड पर मौजूद थे, उनके द्वारा पता चली कि कोई टीम यहाँ पर आई है, कोई अधिकारी इस ईंट भट्टे में आए हैं। अब चूंकि कंप्लेनेंट की बात सुनने के बाद मामला चाइल्ड लेबर का भी बनता था, बच्चों की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए बॉन्डेड लेबर का केस है या नहीं ये तो ग्राउंड पर जाकर पता चलता, लेकिन चाइल्ड लेबर का तो डेफिनेटली मामला बन रहा है ये समझ में आया। तो आनन फानन में हम भी ये शिकायतकर्ता के साथ और इन वकीलों के साथ उसी ईंट भट्टे में पहुंचे जहां का ये केस था, जहां पर आरोप था कि 28 लोग फंसे हुए हैं। दीदी आप पहचान पा रहे हो आपके बच्चे कौन है? कहाँ ये तीनों? रो मत। ये इनके फुप्पो है जी। हाँ और ये बहन के लड़के हैं जी, ये इनकी फुप्पो है। चुप हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। ये है 2 लड़कियां और एक लड़का। अच्छा, ये इतने छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं? जी रेडा चला हुआ है जी, सब सुबह से रोज से भी है जी, और जब भी रेडा चला हुआ है। क्या नाम है आपका? साहिल। क्या उम्र है साहिल आपकी? 12 साल। आप लोग सब काम करते हो यहाँ पर? हाँ, अब जानते ही नहीं जी हम इन्हें, ये परसुरात को है। अच्छा, ये परसुरात आई भाई तो ही है एम्प्लॉयर, ये तो आई परसुरात को है जी, पता ही नहीं इनका। 11-12 बजे ही है। हाँ जी, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, ना काम को कोई मतलब नहीं, लेना ना देना, ना मैंने पैसा दे रखा, बताओ कैसे मानूं। इतने छोटे छोटे बच्चे अगर परसों आए तो आपने बोला नहीं कि हमें तो क्यों आए? ज्ञान ही नहीं हुआ, कहा भी रही लेबर तुम्हारे घाटे में कोई भी घुस जाएगा ऐसे ही? नहीं घुसने को तो जी लेबर के साथ रिश्तेदार भी आवे और भी आने जाने लगे रहे हैं, किसे रोकेंगे जी बताओ आप। हमने तो देखा ये लोग काम भी कर रहे थे यहाँ पे, कोई भी कैसे आपके भी? ईंट भट्टे में आके काम भी कर सकता है। टोटल ऐसे हाँ? नहीं तो आपके ईंट भट्टे में कोई भी आके काम कर वो सकता है। ठेकेदार बताओगा जी, मुझे तो पता ही नहीं इनका, मैं इन्हें जानता ही नहीं बिल्कुल भी, और साइड लेबर को जानूं। जैसा घर से लेबर आना है, ठेकेदार छोड़कर मैं तो तुरंत ही जा रहा है। यहाँ खबर है, यहाँ क्या होगा, हम रोज में भूख के प्यास से किवाड़ों की दिक्कत, हम अपना दिन काट रहे हैं। जी हमारी झुग्गी जाकर देख लो, जब मेरी चारों बच्चे भी नहीं आए हैं। तीनों चलो अच्छा, वो तो कह रहे हैं आप लोगों के, वो जो ईंट भट्टे के मालिक है वो कह रहे हैं आप लोग परसों आए हो। मेरे 4 बच्चे, जब मेरे बच्चों की तबीयत खराब, मेरा लड़का बाहर काम करा रहा उनका, ये वो ना यहाँ से। आप लोग कहाँ रहते हो, मुझे चल के दिखाओगे? नहीं, यहाँ कहाँ रहते हो? चलो। अब कहानी में असल ट्विस्ट यहीं से ही आया। भट्टा मालिक एक सिरे से मुकर गए कि मैं तो इन मजदूरों को पहचानता ही नहीं हूँ, और मजदूरों का कहना था कि यही भट्टा मालिक और यहाँ के ठेकेदार हमसे बहुत इनह्यूमन कंडीशन में काम करवा रहे हैं। तो ये कंडीशन कैसी है, सबसे पहले हमने सोचा जरा इसी का ही जायजा लिया जाए। ये किसकी झुग्गी है? ये सब हमारी देख लो आप। लाइट है इसमें? इन्होंने लैटरिन कराने भी औरतों को बाहर नहीं जान दी इस झुग्गी में बैठा। आप ही देख लो इस झुग्गी का। देख लो आप ये देखो धामते का, इसका गेट का क्या हाल है, देखो ये गेट होते हैं इस तरह के, आप ये बताओ ये इस तरह के गेट होते हैं क्या? इस तरह के गेट होते हैं
देख लो, आप ही देख लो। नहीं, आप ही देख लो जी, बताओ क्या करें अभी। ये जुट्टी की कड़ी भी ऐसी हो रही है और दूसरा वाले की भी देखो, आ जाओ जी। लेन जाते देखो जी, ये सारी टूटी पड़ी, ये कड़ी भी होगी। ये भी देख लो कोड़ा भी जी, अगर गिर गए जाग तो के ऊपर। लाइट नहीं है? नहीं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, मैं बता ही देती हूँ। सिर्फ 2 बिस्तर रखने लायक जगह है। कितने लोग सोते हैं इधर? इधर हम सारे सोए थे, सारे लड़की बच्चे भी मैं लड़की पप्पा हूँ ना लड़कियों की, सारे बच्चों को मैं ही लेकर पढ़ती हूँ इसी में। मेरा घर वाला भी, दोनों ये मेरे भतीजे भतीजी भी, अल्ट्रासाउंड को भी काम करते हैं। और आप लोग बाथरूम कहाँ जाते हो? यहाँ? हाँ? में बाथरूम कर ले हमारे लिए तो गंदगी नहीं, कितनी गंदगी फैल रही है। नूनी बीमार पड़ेंगे, तीनों पड़ेंगे हम तो। यही बाथरूम रात जाते हो? भर नू ऐसे ऐसे मारते रहे मच्छरों को, इतना बुरा हाल हो रहा। जवान लड़की से कहाँ भेजती हूँ लैट्रिन करना, देखो कितना कहीं जाने ही नहीं देते। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर यहाँ से जैसे काम करते हैं, निकल कर जाना है, जा नहीं सकते? क्यों? हाँ? लगाए थे कैमरे लगा रखे हैं ना इन्होंने, हाँ। तो इस तरह नहीं जान देते। ये रात ही चले गए सामान के लिए, बोल रहे हम इफ्तार का रोजे का सामान लिया हुआ है, इसकी गेल कर दी, फिर वहाँ से ये नाम लगा दी तो पीते खाते हैं फलाना ढीगड़ा, बस वो बात का दिन है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच मजदूर ही 2 धड़े में बट गए। एक तबके का कहना था कि हमसे यहाँ जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, हम आज़ाद होना चाहते हैं, और दूसरा तबका था जो कह रहा था कि ये सब ढोंग है। तो एक पक्ष आपने सुना, अब आप दूसरा पक्ष सुनिए। तो यहाँ क्या छोटे बच्चों से भी काम कराया जाता है? नहीं जी, छोटे बच्चों से नहीं काम कराया जाता। जो मतलब क्या नाम है? अन्नू। हाँ। क्या उम्र है आपकी? मेरी हाँ। 12। सच बताना, 12 के तो नहीं लग रहा मुझे। 10 का हूँ। 10 के हो ना? देखा, स्कूल जाते हो? ना। कभी गए हो? कभी स्कूल ही नहीं गए? देखा भी नहीं स्कूल कैसा होता? मन भी नहीं करता? यहाँ क्या काम करते हो? भराई। भराई क्या होता है? मैं तो पहली बार आई ईंट भट्टे में, मैंने तो कभी देखा भी नहीं, मैं तो घूमने आई। सही से बताओ क्या होता है भराई का काम? जी, ये जो कच्ची ईंटें होती है ना, हाँ। ये पसारों से उठा के भट्टे में लगाई जहाँ। अच्छा, तो वो भराई का काम बोलते हो? ये नहीं करता, इसकी मम्मी पापा करें। ये आप नहीं करते हो? नहीं करते हो? अरे अभी तो बोल रहे थे करते हो, ये नहीं इनसे करते। डर रहे हो ना? नहीं। एक मिनट, सच बताना, करते हो नहीं करते हो? नहीं करते जब हाँ? हमने बोला है। मतलब जो बयान कैसे बदले जाते हैं, उसका ताजा उदाहरण देखिए। मतलब बच्चों से पूछ रहे थे, हम झूठ बोल रहे, सच बोल रहे। हाँ। मैं जो कोर्ट करके जान लग रहे हो ना, 4 दिन हो यहाँ से आओ को। रमजान का महीना उनका हाथ पे रखो ना कलाम पाक, कल की कसम खा के बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे सच बोल रहे। तो हमें 4 महीने हो लिया जी, सिर्फ 4 दिन, 4 दिन के 4 महीने बना दिए। 4 महीने में जैसे उन्होंने अपना बारह के साफ सफाई करा, कैसी साफ सफाई हो गई 4 महीने में। हम यहाँ 31 तारीख को आए थे, अब 31 तारीख में देख लो कितनी साफ सफाई हो रही है यहाँ से, और उनके डेरे में साफ सफाई हो रही। अगर मैं 4 महीने से होते वहाँ साफ सफाई ना होती। तो 3 साल से कंटिन्यू यहाँ रहता हूँ, मेरे कोई दिक्कत ना है, पैसे में ना कौड़ी में कोई दिक्कत ना है। जो पर मसला होता है बच्चे क्या काम करते हैं? ये लोग तो दिन भर खेलते हैं, घूमते हैं, मैं हम लोग यहाँ देखते रहते हैं, सारे खेलते रहते हैं इधर। माँ बाप वहाँ भट्टे में काम करेंगे तो बेटा जरूर जाएगा वहाँ। और वो क्या काम करेगा? बेटा कुछ नहीं, वहाँ जाके खेलेगा, घूमेगा, टहरेगा, और क्या करेगा। मैंने तो अभी काम करते देखा छोटे छोटे बच्चों को। अरे जब माँ बाप जाते हैं उधर, एक आधी ईंट उठा के कहीं रख देगा तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं, छोटा मोटा काम करते हाँ, ये तो बस छोटा मोटा काम है, बाकी ठीक है। पहले कोई काम नहीं करते हैं, ऐसे छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तक इतने देर में बातचीत हो गई। आपका क्या कहना है कि ये लोग परसों आए, 4 दिन पहले? सिर्फ इतने लोग आए, आपने पूछा नहीं कहाँ से आए, क्यों आए? ऐसे आपके इस पे आ गए भट्टे पे? ऐसा है जी, यहाँ तो रोज 1-2 परिवार आपस में रिश्तेदारी माँ बहन है, हाँ, ऐसे हाँ। इस प्रकार आते हैं ना। आने दे देते हैं आप? नहीं, हम कैसे, जीवन के जानने वाले हैं कोई, हम कैसे रोकेंगे उनको? तो इतने सारे 30-40 लोग आए, ये तो 30-40 लोग आए और आपको पता भी नहीं चला? नहीं पता हमें, तो आज चला ना, पता ही नहीं कहा। अब भाई यहाँ इसमें लेबर आ रही। क्या मामला है, किस पे भरोसा करें? कौन सही कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है? मजदूरों का और मालिक का पक्ष सुनकर जितना हम कंफ्यूज थे, उतना ही वहाँ मौजूद अधिकारी भी।
लेकिन उसके बाद इस कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने इस केस को और ज़्यादा उलझा दिया। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, गुलफाम। ये बताइए, आप परसों भी आए थे यहाँ 4 दिन पहले? हाँ, मेरा तो बुकिंग का काम है। ये जो लोग खड़े हैं इनको लेकर आप परसों आए थे 4 दिन पहले? पर मुझे शिकल दिखाओ जब तो बताऊंगा कौन है। वो देखो, वो जो खड़े, वो भाई लोग। पढ़ना बांध रहे? हाँ, और वो जो बाकी महिलाएं खड़ी। 4-5 दिन पहले आए थे सर। यही सब? अच्छा। और अभी आपको किसने फोन करके बुलाया? 2 बार आया यहाँ छोड़ने, तो 2 घर तो पहले ले आता तू। उन्हें कई दिन हुए? 6-7 दिन हो लिए होंगे। चलो, ये जो दोबारा के लिए आई है कई दिन पहले ले आ? ये 2-3 दिन, 3-4 दिन हो लिए होंगे। मेरी बात गलत तो नहीं? मानोगे नहीं? नहीं, जो बात है उसको बताएं। नहीं, वही सच ही तो पूछ रहे हो कि हम यहाँ अभी आपको किसने फोन करके बुलाया? कुछ भी नहीं। मेरे से तो नहीं से फोन आया था भाई, गाड़ी चाहिए। आप में से किसने आपने फोन किया था इनको? इसको मैं नहीं किया, वो कोई इसका वो होगा ठेकेदार वेकेदार, उसने किया। वो कह रहा गाड़ी चाहिए, मगर गाड़ी ठल्ली आ जाएगी। किसने कहा था मुझे? मोनू ने कहा के? पता ना, मोनू का ही नंबर होगा सर। मोनू कौन है? वही ठेकेदार है इनका। तो बुरा बुरा बता रहा है। ऐसे ना है जी, मैं तो इतनी, मुझे तो भाड़ा मिलेगा, मैं तो जाऊंगा छोड़ के। मेरे को क्या नाम चलेगा? 4 रुपए भाड़ा भी मिला था मेरे को। पहले कितना दिया था? पहले जब मैं आया था 3000 के से दिए थे, और फिर लाया था उन्होंने 2500 और 200 रुपए दिए। 2700 रुपये में नहीं तो गिरे थे? मैं वो मना नहीं कर रहा, 2500 3500 रुपये पहले गिरे थे। ये मेरे को भाड़ा मिला था, मैं तो छोड़ के अपना घर गया। कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं। नहीं, इसका भाड़ा गिरवा उसने मेरे को। भाड़ा भी दे दिया। अब आपने भाड़ा भी दे दिया है। इसका भाड़ा गिरा जी, इन्हें मैं जानता ही नहीं। आप जानते नहीं हो, भाड़ा तुमने लिया है। और वो ठेकेदार को जो अभी फोन लगा रहे थे वही है जिसने आपको फोन करके अभी बुलाया है? वो ठेकेदार है जो इनका, उन्होंने क्या भाई भट्टे पे गाड़ी चाहिए। एक बार उसको कॉल करना, स्पीकर पे डालना। मोनू नाम है? शमशाद। हाँ, मोनू और ये शमशाद इनके पापा ही, भाई पापा ऐसे ही है। नहीं, शमशाद इस लड़के का नाम है, उसके पिता। भयानक कॉम्प्लेक्स है भाई। हेलो, किससे? मोनू जी से बात हो रही है? हेलो, हाँ, मुझे ये बताइए, आपने अभी गाड़ी भिजवाई है या लोगों को लेने के लिए? लेबर लोगों ने नंबर मांगा था। अच्छा, आप कहाँ हैं? आप ठेकेदार हैं जिन्होंने लेबर को भेजा था? कहाँ पर हैं आप? कहाँ? मेरठ हैं आप? अच्छा, तो आपने इनको भेजा था, ये लेबर आपकी है ना? आप ठेकेदार हैं ना इनके? जिम्मेदार कौन है? फारूक का नंबर बताइए, देखकर बोलिए। ठीक है, फारूक नाम है ना? हेलो, आप पहले बताइए, फारूक जी की यहाँ बात हो रही है? क्या नाम है आपका? उमर फारूक। अच्छा, चलिए, आपका नंबर अब मैं पुलिस को दे रही हूँ, आगे वही आपसे बात करेंगी। यहाँ कुछ लेबर आई है बागपत में, शामली से, जो जाना चाह रहे हैं। हाँ, कहाँ है आप? आइए भट्टे पे जरा। हेलो, आपने किसका नंबर दिया मुझे अभी ये बोलकर कि वो ठेकेदार का नंबर है? फारूक का? फारूक तो ठेकेदार नहीं है, वो आपका जिम्मेदार है फारूक? अच्छा, फारूक इधर आइएगा, इधर आना। लीजिए, मैं आपकी फारूक से ही बात करवा रही हूँ। ये हैं आपके ठेकेदार? हेलो,
हाँ जी। तो मैंने मुझे पैसे दे रखे तुमने, मुझे कहाँ दिए पैसे तुमने? एक भी रुपया नहीं दे रखा मुझे, तो मुझे ना दिया किसी ने भी, किसने दिया मुझे? तुमने दिएगा पैसे? लो जी। क्या कह रहे हैं? किसने दिए थे 30,000 रुपए? कौन ठेकेदार ने? विजयपाल भट्टे वाले ने। हाँ, आपने इनको दिए थे 30,000 रुपए? ये कौन है? ये हमारा ठेकेदार है नन्नू। अच्छा, और हमने तो इसको दिए। अच्छा, आप भट्टे पे लेबर लाते हैं। मुझे ये बताइए, ये लेबर कब आई है? नानू जी ये बताइए, ये लेबर यहाँ पर कब आई है? जो फारूक से आप बात करवा रहे थे मेरी, फारूक इस भट्टे पे कब आए हैं? हाँ, 20 दिसंबर के करीब आई है। तो कहाँ गया वो? 2 महीने पहले। कहाँ गया वो ड्राइवर? ड्राइवर तो हमसे कह रहा है कि 5 दिन पहले आई है। कहाँ है ड्राइवर? नन्नू ये लेबर 20 दिसंबर को आ रही नहीं, ये पहले कई दिन पहले आ गए। 1 महीने 2 महीने पहले, 20 दिसंबर के तो कई महीने पड़े। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? तो कह रहे महीने भर पहले, आप कह रहे हफ्ते भर पहले। ये तो इनकी तो तारीख भी है। ये तो फोन काट दिया। आप बोल रहे हो कि 1 हफ्ते पहले लाया, ये तो बता रहे कि 1 हफ्ते पहले ही ला। ये तो कह रहे 20 दिसंबर को लाए हैं। यार अगर आपके याद नहीं तो ये बोलो याद नहीं। सुनो, इसका पेमेंट करा फोन से, वो देख लो कब करा। नहीं, मेरे फोन से कोई, मेरे को तो कैश दिए थे उन्होंने। कैश दिए थे? गजब झूठा आदमी है भैया मेरे को बताओ, मैं गाड़ी। अरे सुन मेरे भाई, क्या लेना? किसको लेके आए थे? आप मुझे एक मिनट आप आराम से घूम के दिखाओ, आप कौन लोगों को लेकर आए थे? इधर उधर बातें नहीं करनी है, तुम आ जाओगे लपेटों में। किसी को नहीं ला के तुझे घर आ गए। किसी को तेरे तो शिवार को मिला 2 बार, तू तो आया भट्टे में। इसलिए ये नहीं कहा जाके ला पहली बार 3,000 रुपए, अब के 2700 रुपए कहा नहीं करने लगे। तो है बताओ, पर मेरे को बताओ, मेरे को भाड़ा मिला, मुझे शिकल में देखूंगा। देखो एक बात है, तो भाई मेरे को तो भाड़ा तुम दे दो, मैं तो चले जाऊंगा लेके। झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। झूठ क्यों बोलता? ना झूठ बोल रहा था तो मेरे को भाड़ा मिलेगा, नंबर, उसका नाम भी नहीं। देखो इनका सिस्टम ये है, वो आए हैं 20 दिसंबर को, वो झूठ नहीं बोल मैडम, ये लेकर आया है किसी और नाम बताए सही ठेकेदार के, यही झूठ बोल रहा है। तो ना तो ठेकेदार के नाम सही बताए। ये तो 20 दिसंबर बोल रहा है और अब कह रहा है पैसे मुझे कैश में मिले थे। शक्ल दिखाई, कह रहा है नहीं इसको तो मैं नहीं लाया। He did not bring any of these people. 2 बच्चे सामने कन्फ्रंट कर लिया, वीडियो पे है ये तो। जो लोग जा रहे हैं उनको ये नहीं लाया, कह रहा है। कौन लाया? ये ड्राइवर कह रहा है मैं दूसरे लोगों को लाया हूँ। 7 दिन पहले ये झूठ बोल रहा था जी। अब तक यहाँ जो हुआ वो किसी फिल्म या ड्रामे से कम नहीं था। बंधुआ मजदूरी हो रही थी या नहीं, इस सवाल पे भले ही कंफ्यूजन बना हुआ हो, लेकिन एक बात बहुत क्लियर थी और वो ये कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर हो रहा था, नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा था। इसी वजह से वहाँ आए जांच अधिकारियों ने उन बच्चों के बयान दर्ज करने शुरू किए जो नाबालिग थे और जो यहाँ काम कर रहे हैं। क्या घंटे काम करते हो बेटा? यहाँ क्या घंटे काम करते हो? छुट्टी मिलती है आपको सप्ताह भर में किसी दिन की? 7 दिन में किसी एक दिन छुट्टी मिलती है? जी मैडम की तो छुट्टी नहीं हुई यहाँ से। कौन सा काम करती थी यहाँ पे? पैसे देंगे? यहाँ इंटी चट्टे पे लगानी थी। अंदर से ईंट निकाल कर बाहर चट्टा लगा, पकी हुई निकासी बोला, जिसे निकासी करना। बेटे इस पर साइन करो। ऊपर नाम बताओ पहले किसका है? महक करो। महक कौन से? अरे भाई साइन कर दो आप। महक करो। यहाँ से क्या करना? महक साइन करना है, नाम लिखना है। हाँ। कहाँ है भट्टा वाला वो मैनेजर? आजा भैया। जरा भाई तू भी साइन कर। कहाँ पर नहीं? हाँ सामने सीधे खड़ो हो, ऐसे ऐसे। अंधेरा हो चुका था, शाम ढल चुकी थी, रात गहराने लगी थी
और वहाँ मौजूद मजदूर जाना चाहते थे, अपने घर की ओर जाना चाहते थे, उस ईंट भट्टे में काम नहीं करना चाहते थे। तो अधिकारियों ने भी वही किया जो उनकी चाहत थी, एक गाड़ी में उन्हें बिठाया और वहाँ से विदा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो हम वापस फिर उन्हीं शख्स के पास पहुँचे जिनके एक मैसेज से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। इस कहानी की शुरुआत आपसे ही होती है, जब आपका मैसेज आया कि 28 बच्चे बागपत में ब्रिकलिन में फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन होना है। अगर कोई कवर करने में इंटरेस्टेड है तो वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। देखिए, नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक नेशनल नेटवर्क है और ये ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर के इश्यूज़ पे पूरे देश भर में काम करता है। तो हमने उत्तर प्रदेश में ही एक मामला किया था जहाँ पर कुछ बॉन्डेड लेबरर्स को रेस्क्यू किया था ब्रिकलिन से, और उन्हीं फैमिली से जब हमने जनवरी में एक फॉलोअप किया और उस फैमिली से हमने बात करने की कोशिश की कि वो फैमिली का अभी पुनर्वास का क्या स्थिति है। जब हमने जानने की कोशिश की, जो रेस्क्यूड बॉन्डेड लेबरर्स हैं उनका हमारे देश में रिहैबिलिटेशन के लिए एक स्कीम बनी हुई है और उस स्कीम के तहत क्या उनका पुनर्वास हुआ है क्या, तो हमको पता चला कि उस फैमिली का तो जो है पुनर्वास नहीं हुआ। जब हमने उनके बच्चों का स्टेटस जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनके बच्चे फिर से किसी ईंट के भट्टे में हैं। फिर हमने उनसे वो जानने का पूरा प्रयास किया कि वहाँ पर और कौन है, तो उन्होंने फिर एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा किया। तो हमने अपने सूत्रों से ये पता किया कि वास्तव में ज़मीन पे क्या स्थिति है। तो निकल कर आया कि वास्तव में वहाँ पर बच्चे हैं और वहाँ पर अडल्ट भी हैं जो बॉन्डेज की कंडीशन में हैं। और ये जानकारी हमने फिर एक शिकायत के माध्यम से नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बागपत को दी और फिर हमारा टीम गया और वहाँ पर रेस्क्यू के लिए बात करने के लिए प्रोसेस शुरू किया। इसी बीच हमने आपसे भी संपर्क किया और जब उनको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद में ये कहा गया कि ठीक है हम दूसरे दिन इसकी कार्रवाई करेंगे, पर वो दिन से लगाकर 24 फरवरी से लगाकर आज जो है लगभग मान के चलते हैं कि तकरीबन 2 महीने होने आए और अभी तक सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगी है कि उन तमाम मज़दूरों को जिन्होंने काम किया है उनके वेजेस की रिकवरी हो। वो तमाम बच्चे जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनके बच्चों के वेजेस की रिकवरी हो। वो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे तो वहाँ बॉन्डेड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट का वायलेशन हुआ तो उसके तहत कहीं FIR रजिस्टर हो, कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने यूं का यूं जो पूरा प्रोसेस हुआ बस वहाँ से बाहर निकाल के उन्होंने भेज दिया। तो इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जबकि हमने फिर से मार्च महीने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बागपत को हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखकर उनको रिमाइंड करने की कोशिश की है, पर अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बंधुआ मजदूर कौन है? भारत के कानून की नज़र में बंधुआ मजदूरी की क्या परिभाषा है? बहुत सिंपल है। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 में साफ साफ लिखा है कि बंधुआ कौन है। जिनसे जबरन काम करवाया जा रहा है, जो अपनी इच्छा के खिलाफ काम कर रहे हैं, एडवांस लेके काम कर रहे हैं, तो वो सब कुछ तो वहाँ पर उस केस में था जो कि बॉन्डेड लेबर एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 बोलता है। वो भी वहाँ के बयानों में पाया गया। जब कोई भी कंप्लेंट फाइल करता है बॉन्डेड लेबर एक्ट के तहत, चाहे वो बॉन्डेड लेबर है या नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि इंक्वायरी बॉन्डेड लेबर एक्ट के तहत करे और 24 घंटे के दौरान उनका रेस्क्यू करे और कम से कम दूसरे ही दिन उनको रिलीज़ ऑर्डर और रिलीज़ सर्टिफिकेट, अगर वो बंधुआ वहाँ पर पाए जाते हैं तो उनको तत्काल रिलीज़ सर्टिफिकेट दें और फिर उनको घर भेजें। और अगर वो बंधुआ नहीं है तो एक रिलीज़ ऑर्डर बनाया जाए कि ये बंधुआ नहीं थे, ताकि विक्टिम, ताकि कंप्लेनेंट उस ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट जा सके अगर वो संतुष्ट नहीं है। तो मेरे तो न्याय के प्रक्रिया के अंदर खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही शांत हैं, साइलेंट हैं, चुप हैं और सरकार भी चुप हैं। तो लगता है कि न्याय की जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ हमारे लिए तोड़ दी गई है ताकि हम न्याय तक पहुँच ही नहीं पाएँ।
इस मामले में क्या हुआ और क्या होना चाहिए, ये समझने के लिए हमने उन्हीं वकीलों से बात की जो उस दिन ग्राउंड पर गए थे। बॉन्डेड लेबर्स को रेस्क्यू करने का क्या प्रोसेस होता है अमूमन? बॉन्ड लेबर का रेस्क्यू करने का सबसे बेसिक जो हमारा काम होता है वो एक चिट्ठी भेजना होता है, वो उस एरिया के डीएम को भेजना होता है। फिर उस डीएम को एक टीम का गठन करना होता है और 24 आवर्स के अंदर उसको रेस्क्यू करना होता है। उस स्पॉट पे जाके और उसका पूरा इंक्वायरी करके लेबर्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको देना और उसके बाद उनके वापस उनके घर पहुंचाना, सुरक्षित घर पहुंचाना, ये सारी प्रक्रिया होती है। और उसके बाद 24 आवर्स के अंदर उनको रिलीज सर्टिफिकेट इशू होता है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है, मतलब मेन इसी से बॉन्डेड लेबर का स्टार्ट होता है प्रोसेस कि अगर आपको रिलीज सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो फिर आप बॉन्डेड लेबर एक्ट के अंदर फॉल करते हैं और उसके बाद आपको कॉम्पनसेशन मिलना, आपको सेक्टर स्कीम के तहत आपको सारे बेनिफिट्स मिलना। आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड मिलेगा, आप बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको पैसा मिलेगा, आपके पास घर नहीं है तो आपके घर के लिए आपको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होता है। कबीर, तो ये जो बागपत वाला केस था, 23 तारीख को रेस्क्यू हो गया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, इतने तक तो हम साथ थे, उसके बाद क्या हुआ? उस प्रोसेस के हिसाब से अगर 23 फरवरी को रेस्क्यू हुआ है तो 24 फरवरी तक उनकी एफआईआर रजिस्टर होनी थी और रिलीज सर्टिफिकेट मिलना था। उसके अलावा डीएम की आप जो रिहेबिलिटेशन सेंट्रल सेक्टर रिहेबिलिटेशन स्कीम 2021 है, उसके हिसाब से डीएम साहब को उनके सारे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, जो भी स्टेट सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल टू एवरीवन। They were supposed to ensure that the bonded laborers have received all those benefits. Also, they were supposed to give them an immediate compensation of 30,000. Also, after the FIR was registered, a summary trial had to take place. Summary trial का मतलब होता है कि एक आमतौर से एक कानूनी केस काफ़ी लंबा चलता है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। समरी केस में छोटा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है, 3 से 6 महीने में केस ख़त्म हो जाता है। तो 22 फरवरी से अभी तक क्या होना चाहिए था? एफआईआर हो जानी चाहिए थी, रिलीज सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए था, 30,000 रुपये का इंटरिम कॉम्पनसेशन मिल जाना चाहिए था, समरी ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए था, जो स्टेट बेनिफिट्स हैं वो मिल जाने चाहिए थे बॉन्डेड लेबर्स को, मज़दूरों को। तो उसमें से तो जहाँ तक हमें सूचना है कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। इस पूरे केस में जब जब बात जवाबदेही की होती है तो एक ही शख्स का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, वो है बागपत की डीएम अस्मिता लाल। नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर की ओर से निर्मल गुराना और जो 2 वकील ग्राउंड पर गए थे, इनका कहना है कि कई बार संपर्क करने के बावजूद डीएम की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। एज ए जर्नलिस्ट जिसने इस केस को कवर किया, इस पूरी घटना को प्रत्यक्ष तौर पर देखा, मैंने जब डीएम से जवाब लेने के लिए संपर्क किया तो मुझे भी अब तक कोई जवाब नहीं मिला। तो इसीलिए इसी तरह ये कहानी आपके हवाले है। अगर डीएम का कोई पक्ष सामने आता है, इस केस पर कोई और अपडेट हमें पता चलता है, तो हम जस का तस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों शाला मेरे गाँव। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, क्या राय रखते हैं, ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी किसी और हकीकत, किसी और सच्चाई के साथ।